अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई के ऊपर। और इसमें हमने जो फंजाई की इम्पॉर्टेंस है वो हर तरह से देखनी है, उसकी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस और उसकी कमर्शियल इम्पॉर्टेंस, जिससे हमें माली फ़ायदे भी हासिल होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उसकी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। जो फंजाई हैं वो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर में पाए जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में इनकी इकसाम है। ये बैक्टीरिया के साथ दूसरे वाहिद ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं। अगर ये डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे तो डेड डिकेइंग बॉडीज़ का हमारे जो दुनिया है उसमें एक ढेर लग जाएगा और ये मुर्दा अजसाम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। साथ ही साथ हमारी जितने भी जानदारों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयंस मौजूद होते हैं, डिकम्पोजर्स उन आयंस मिनरल्स को तहलील कर देते हैं और मिट्टी का हिस्सा बना देते हैं। इस तरह से मिनरल्स आयंस के जो साइकिल्स हैं उनको चलाने में हेल्प मिलती है और दुनिया से कभी भी मिनरल्स, आयंस, नमकियात का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म नहीं होता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रीसाइकलिंग प्रोसेसेस एंड साइकिल्स ऑफ द मिनरल्स। तो इसमें एक बड़ा ही अहम रोल है फंजाई का अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया। दूसरी बात, क्योंकि हमारी दुनिया एक बहुत बड़ा खुद जो है वो एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, और इस दुनिया में हज़ारों की तादाद में जानदार रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जानदार भी हैं जो फंजाई को खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिन्हें फंजाई ईटअप करना पसंद करता है, जो कि कार्निवोरस स्पीशीज़ हैं या पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं। तो इस तरह से फंजाई बहुत सारी फूड वेब्स का, फूड चेन्स का हिस्सा है और ये डिकम्पोजिशन करने के साथ साथ जो इकोसिस्टम का हिस्सा है वो फूड चेन और फूड वेब के थ्रू भी है। इसके अलावा फंजाई माइकोराइजा बनाकर और लाइकन्स बनाकर जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रहना पसंद करते हैं, मिसाल के तौर पर अलजी के साथ। और जो लैंड प्लांट्स हैं, जो आम हमारे बड़े दरख्त हैं, उनके साथ ये एसोसिएशन बनाकर रहता है। तो उससे भी हमारे जो पौधे हैं जिनसे हमें फ़वाइद हासिल होते हैं, इनडायरेक्टली हमने इनकी एसोसिएशन से फ़ायदा हो जाता है। तो 95% जो हैं पौधे जो कि वॉस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें वॉस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम है, जब उनकी जड़ें बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती मिनरल्स को और पानी को, नमकियात को जज्ब नहीं कर पाती, तो उन्हें फंजाई के साथ उनकी एसोसिएशंस मदद देती हैं और इन चीज़ों को हासिल करने में हेल्प आउट करती हैं। वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं और इन वॉस्कुलर प्लांट्स में से हज़ारों की तादाद में किस्में ऐसी भी हैं जिनसे हमें भी बेनिफिट होता है। तो इनडायरेक्टली फंजाई की ही इन एसोसिएशन से हमें भी फ़ायदा होता है। Lichens growing on rocks break them, setting stage for the organisms during the course of ecological succession. Lichens are very good bioindicators of air quality. अब लाइकन्स और लाइकन्स के अलावा दूसरी जो फंजाई की स्पीशी हैं, ये उन जगहों पर रहना पसंद करती हैं, उगना पसंद करती हैं जहाँ इन्हें थोड़ी सी नमी मिल जाती है। तो जहाँ पर खाली चट्टानें हों, खाली पत्थर हों, वहाँ पर भी बारिश की वजह से, नमी आने की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट जब बढ़ जाएगा तो ये ऑर्गेनिजम्स तेज़ी से उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी जगहों पर इनके ग्रो करने से फिर फ़ायदे ये होते हैं कि सक्सेशन यानी एक सिलसिलावार तरीका चल पड़ता है, जिसमें बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज़म जो है उस जगह पर आना शुरू कर देता है, रहना शुरू कर देता है, और वो पूरी जगह जो कि किसी वक्त में खाली बंजर ज़मीन थी वो भर जाती है जानदारों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने खाली प्लॉटों में भी देखा होगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब बारिश के पानी वहाँ पर बरसता है, थोड़ी देर के लिए वहाँ पानी ठहरता है, तो कुछ अरसे में आप देखते हैं कि वहाँ खुदरो पौधे बहुत सारे उग जाते हैं और वहाँ हरियाली नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये सक्सेशन का एक जो है तरीक़ाकार है कि जिसमें लाइकन्स जो हैं वो शुरुआत करते हैं। इसके अलावा लाइकन्स ऐसी जगहों पर भी ग्रो करते हैं जहाँ पर पोल्यूशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है आम जगह से। हर जगह का अपना एक पोल्यूशन लेवल होता है जिसको मेजर किया जाता है। जैसे आप जानते ही हैं कि आजकल लाहौर में भी पोल्यूशन लेवल जो है वो खासा हाई हो गया। तो जो फंजाई हैं, इनकी कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि हमें बायो इंडिकेटर के तौर पर काम करती हैं। बायो इंडिकेटर का मतलब है ये वो स्पीशीज़ है जो कि हमें इंडिकेशंस दे सकती हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल कितना हो सकता है। इनकी प्रेजेंस से हम इस बात को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कमर्शियल इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है उसकी। तो इकोनॉमिक गेन्स जो हैं ड्यू टू फंजाई वो कैसे हैं, हमें इनसे माली फ़ायदा हासिल होता है। 200 के करीब मशरूम की स्पीशीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एगेरिका स्पीशी है, मॉरल्स है जिसे मॉर्केला एस्क्यूलेंटो कहते हैं, ट्रफल्स हैं, ये अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जो कि ग्रो करती हैं बॉडी ज़ेर ज़मीन।
एस्कोमाइसिटीज़ है जैसे कि ट्यूबर स्पीशीज़ है, ये वो फंजाई है जो कि एडिबल फंजाई की किस्में हैं। बज़ाहिर हम आम आँख से देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी फंजाई जो है उसकी मशरूम की ये किस्म है, इसको खाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि मशरूम्स और बहुत सारे फंजाई जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, वो टॉक्सिक मटीरियल्स रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उनको खाकर जान भी जा सकती है। लेकिन बहुत सारी मशरूम्स ऐसी होती हैं जो कि रिच इन न्यूट्रिशन होती हैं और टॉक्सिक नहीं होती और उनको हम इस्तेमाल करते हैं। अमूमन हम इनको पिज़्ज़ाज़ वगैरह के ऊपर देखते हैं, सैलड्स वगैरह हमने देखते हैं, यूरोप में इनको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो इस तरह से ये अच्छा सोर्स है खुराक का भी। लेकिन जो जहरीली मशरूम्स हैं उसमें एक अहम नाम है टोडस्टूल का। इसके अलावा जो है डेथ कैप या डेथ एंजल, उसे एमानीटा बोलते हैं, या जैको लैंटर्न जो मशरूम है, इनकी आपको डायग्राम्स भी आपकी बुक में बनाकर दिखाई गई हैं। ये वो जहरीली मशरूम्स हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, इसलिए कहीं पर भी अगर कोई मशरूम नज़र आ जाता है तो ख़ुद से उसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहचान होती है स्पेशल जिनकी मदद से जो पॉइजनस फंजाई हैं और जो नॉन पॉइजनस फंजाई हैं यानी कि मशरूम्स, उनको जो है पहचान करके अलहदा किया जाता है और फिर इंसानों को इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रेंडियर मॉस की। ये एक मॉस्क है, ये एक लाइकन है, ये मॉस नहीं है। एंड इट इज़ यूज्ड एज फूड फॉर रेंडियर्स एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स इन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक आर्बोरियल रीजन्स। ये जो फॉरेस्ट से बाहर की तरफ अगर आप निकलें तो खुली खुली चरागाहों में, खुली जगहों पे, जहाँ पर फिर उन एरियाज़ में जहाँ पर बर्फ़ जो है वो ज़्यादा अरसा रहती है, उसे आर्कटिक रीजन बोलता है, तो वहाँ पर एक जानदार पाया जाता है जिसे रेंडियर बोलते हैं। रेंडियर की वजह से ज़ाहिरी बात है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि रेंडियर भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, और हम चाहते हैं कि इन जानदारों को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें तक इनको देख सकें, इनसे फ़वाइद हासिल कर सकें। तो रेंडियर जो है वो एक ख़ास लाइकन खाता है, इसे लाइकन मॉस कहते हैं, और ये मॉस की किस्म नहीं है, ये फंजाई की एसोसिएशन की किस्म है जो कि इसके लिए खुराक का बायस बनती है। बहुत सारी जो फंजाई की किस्में हैं उनको बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यीस्ट पाउडर के नाम से आपने अक्सर टीवी में कुकिंग चैनल्स के ऊपर देखा होगा कि जी वो यीस्ट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली यीस्ट की जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म होती है जिसे हम बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो खमीर उठाता है। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीस सेर्वीसी। इसके अलावा एस्परगिलस जो है ये भी सोया सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और सिट्रिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्परगिलस की बहुत सारी स्पीशीज़ सिट्रिक एसिड बनाने में मददगार साबित होती हैं, तो इनसे सिरका वगैरह हासिल किया जाता है। तो सोया सॉस और सिट्रिक एसिड वो ऐसे चीज़ें हैं जिनको तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ डिशेस बनाने के लिए। बहुत सारी जो फंजाई हैं उनसे एंटीबायोटिक्स भी हासिल की जाती है। मिसाल के तौर पर पेंसिलिन है, ये फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, 1928 में की थी। इस बात को जो है बहुत अरसा गुजर चुका है। पेनिसिलियम नोटेटम से उसने हासिल किया था। इसके अलावा लोवोस्टेटिन नाम की एक जो दवाई है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइक्लोस्पोरिन जो है वो भी फंजाई से हासिल की जाती है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा एर्गोटाइन जो है ये सर दर्द, माइग्रेन, जो दर्द शकीका कहलाता है, आधे सर का दर्द, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है ग्रीसोफ्लूविन, ये फंगल ग्रोथ को बजाते खुद रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डाइज़ इस्तेमाल करती है कपड़ों को रंग देने के लिए, चमड़ा को रंग देने के लिए, और जो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं उनको रंग बिरंगी कलर्स देने के लिए, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाइज़ जो हैं वो भी फंजाई से हासिल होते हैं। इसके अलावा यीस्ट जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब्स के अंदर और जेनेटिक्स जहाँ पर स्टडी की जा रही है उन लैब्स के अंदर यीस्ट को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज़म, क्योंकि ये छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है, इसको ग्रो करना आसान है और इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो मुनासिब है। तो ऐसी स्टडीज़ के लिए ये काफ़ी काम जो है वो आ जाता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसकी कैसे इसकी एप्लीकेशन जो है वो कैसे की जा सकती है, इसके बारे में भी देखा जा सकता है। वैसे मज़े की बात यह है कि जो जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यीस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से फुली स्टडी भी किया जा चुका है।
इसके अलावा पिंक ब्रेड मोल्ड एंड न्यूरोस्पोरा, इसको भी जेनेटिक रिसर्च के लिए खासा बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लॉसेस, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदे दे रही है तो यकीनन उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, जो कि फंजाई में भी है ये बात। तो इकोनॉमिक लॉसेस के हमें नुकसान इससे क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था रस्ट, स्मट वगैरह, और जो आपकी फफूंदी है वो भी फंजाई है। तो आपने देखा होगा कि इवन फफूंदी फ्रिज में पड़े जो वेजिटेबल्स हैं, जो फल हैं, इसके अलावा ब्रेड है, जैम है, अचार है, उनके ऊपर लग जाती है और फिर उसको खाने के काबिल नहीं छोड़ती। इसके अलावा हमारी जो खड़ी फसलें होती हैं उनमें भी ये ग्रो करती है, जैसे रस्ट और स्मट का तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये फंजाई जो है ये सेल वॉल को ब्रेक कर देती है, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर देती है, इसके हाइफी ग्रो कर जाती हैं, ये हत्ता कि सीड्स को भी डैमेज कर देती है। और अगर आप ऐसे इन्फेक्टेड अगर जो सीड्स हैं उनको इस्तेमाल करें अगली फसल को काश्त करने के लिए, तो पूरी की पूरी फसल जो है उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उससे जो हमें अजनास हासिल होना था वो हासिल नहीं होंगे। और उसके ग्रोथ के साथ साथ क्योंकि उसमें मौजूद इन्फेक्शन है, फंजाई भी ग्रो कर रहा होगा, तो वो पूरी की पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। हमारा सारा पैसा, हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी लेबर जो कि हमने इस्तेमाल की थी फसल को ग्रो करने के लिए, वो सब की सब ज़ाया जाएगी। तो बहुत सारी जो ऐसी डिजीज़ है जो कि फंजाई जो है वो कॉज करती हैं। मिसाल के तौर पर पाउडरी मिल्ड्यू है, ये ग्रेप्स को, रोज़ यानी गुलाब के फूल को और गंदम को ख़राब करती है। एरगॉट ऑफ राई, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये गन्ने को ख़राब करती हैं। पोटैटो विल्ट, नाम से जाहिर है कि ये आलू को ख़राब कर रही हैं। कॉटन रूट रॉट, ये कपास जो है उसकी फसल को ख़राब करी है। एप्पल स्कैब, ये सेब की ऊपर जो है ग्रो कर रहे हैं और सेब को डैमेज कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट्स एंड चेरीज़, तो आप यहाँ नाम से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने सारे इंपॉर्टेंट फल हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर ये अपनी बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारी फंजाई की किस्में ऐसी भी हैं जो कि इंसानों के ऊपर और जानवरों के ऊपर भी बीमारियां पैदा करती हैं। तो एक जो डिज़ीज़ है वो रिंगवॉर्म है। इसमें ये क्या करती है, ये गोल दायरवी शक्ल में एलर्जिक जो है कॉज कर देती है स्किन के ऊपर, और स्किन के ऊपर गोल दायरे की शक्ल में रिंग बन जाता है जहाँ पर खुजली भी बहुत होती है और स्क्रैच करने का दिल करता है, स्किन बहुत गंदी लगती है, उसे उर्दू में दाद भी बोलते हैं। और स्पेसिफिक ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स हैं जिससे लगाया जाता है ऐसी जगह पर इस फंजाई की इस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए और स्किन को ठीक करने के लिए। इसके अलावा एथलीट्स फुट है, ये जो बीमारी थी एथलीट्स में बहुत होती थी क्योंकि एथलीट्स जो है वो बहुत बड़े लंबे लंबे अरसे के लिए जॉगर्स पहनते हैं और खेलते हैं, तो उनके पाँवों में पसीना रहता है। जब पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना रहेगा, नमी रहेगी, तो ऐसी जगह पर फंगस ग्रो कर जाती है और जो पाँव की उंगलियां हैं उनके दरमियान में स्किन उतरने लगती है, स्किन बड़ी रफ़ हो जाती है, वहाँ पर भी स्क्रैचिंग का दिल करता है और ये इन्फेक्शन फैलता चला जाता है, नाखूनों को भी डैमेज कर सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मुख्तलिफ जो फंजाएँ हैं, मिसाल के तौर पर कैंडिडा एल्बिकेंस है, इसके अलावा कैंडिडियासिस और कैंडिडियोसिस जो है ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि विजाइनल रीजन के अंदर जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये लंग्स में पैदा होने वाला सीरियस इन्फेक्शन है। अगर आपने एक मखसूस फंजाई है उसके स्पोर्स को इनहेल कर लिया है, ये बर्ड्स के फीकल मटेरियल के थ्रू जो है स्प्रेड होता है, तो आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। अल्लाह ना करे कि इन्फेक्शन बढ़ जाए तो जो है हालात जो है साजगार नहीं भी रहते। उसके बाद हम बात करते हैं एस्परगिलस फ्यूमिगेटस की। ये एस्परगिलोसिस कॉज करता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है एड्स के पेशेंट में, क्योंकि पहले ही इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया होता है और वो किसी भी जर्म के अगेंस्ट लड़ने के काबिल नहीं रहता। तो इन एड्स के पेशेंट्स के लिए ये खासा ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो कि टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जैसे कि अल्फा टॉक्सिन्स नाम है इनका, माइकोटॉक्सिन्स है नाम है इनका। तो अगर आपने कोई फंजाई फूड समझ के खा ली और आपको उसकी किस्म के बारे में मालूम नहीं था, तो वो फंजाई, वो मशरूम्स खाने से आपके इन जहरीले मुरकबात जो है डेथ भी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एस्परगिलस की बात करें तो ये इम्प्रॉपरली स्टोर्ड ग्रेन्स के अंदर, पीनट्स यानी मूंगफली के अंदर, मकई के अंदर जो है ग्रो कर सकता है। इसके अलावा दूध में और अंडों में भी ग्रो कर सकता है और वहाँ पर भी आपको इसके जहरीले मुरकबात के असरात मिल सकते हैं।
एर्गोटिज्म जो है ये कैसे कॉज होती है, जब आपने ऐसी ब्रेड खा ली जिसके ऊपर जो पर्पल एर्गोट है उसने ग्रो किया हुआ था। पर्पल एर्गोट से नाम से ही जाहिर है कि इसका रंग जो वो पर्पल सा जामुनी से रंग का है। और अगर यही चीज़ ग्रेन्स पर उग रही है, वीट पर उग रही है, और हमने उसको देखे बगैर, साफ़ किए बगैर, और अगर इस हद तक डैमेज है कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको देखे चेक किए बगैर उसका आटा पीस कर खाया, उसे रोटी बना कर खाई, तो इन्फेक्शन जो है वो हमारे मैदे तक चला जाएगा और हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। ऐसी सूरत में आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें जकड़ाव शुरू हो जाता है, अकड़ाव शुरू हो जाता है, आपको दौरे पड़ने लगते हैं, आपको नफसियाती तौर पर स्टेबिलिटी नहीं रहती, जिसे साइकोटिक डिल्यूजन्स वगैरह बोलते हैं, और गैंग्रीन भी हो सकता है जिसमें टिश्यूज़ जो हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, उनका जो हिस्सा है वो डेड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सैप्रोबिक फंजाई की। ये रिसाइकलर्स तो ऐसा इतने यूज़फुल नहीं हैं, लेकिन ये डैमेज कॉज कर सकते हैं फूड को, वुड को, फाइबर को, लेदर को। तो हमारा बाज़ दफ़ा कपड़ों के ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये लेदर के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, लेदर के बने हुए जूते, लेदर के बने हुए जैकेट्स, लेदर की बनी हुई बैग्स। तो उस सूरत में आपका वो जो आइटम है वो ख़राब हो जाएगा, और आप ज़ाहिरी बात है कि उसको साफ़ भी करेंगे तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट जो है वो रह सकता है, क्योंकि ये छोटे से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में छोटी छोटी स्पॉट्स की शक्ल में ग्रो कर रहे होते हैं। तो हमारी वुड की चीज़ें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं टिम्बर से जो बनी हैं, उसके ऊपर ब्रैकेट फंजाई वगैरह जो है वो डैमेज कॉज करते हैं। इसके अलावा लुम्बर, जो कि लकड़ी के बहुत बड़े बड़े तने होते हैं, जिनको फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, इमारती सामान बनाने के लिए रखा जाता है टालों में, उनके ऊपर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ऐसी लकड़ी जो है वो वीक हो सकती है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, क्योंकि ये सेलुलोज को तेज़ी से डाइजेस्ट करते हैं। आई थिंक यीस्ट रोडोट्रूला ग्रोज ऑन शॉवर कर्टन्स एंड अदर मॉइस्ट सर्फेसेज। जी बिल्कुल सही, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बाज़ जगह जहाँ पर खूबसूरती के लिए फव्वारे वगैरह लगे होते हैं, यहाँ वो शॉवर्स जो हम नहाने धोने के लिए वॉशरूम्स में यूज़ करते हैं, उनके ऊपर भी फंगस ग्रो की होती है, और उनसे जब पानी जारी रहता है तो फंगस तेज़ी से फैलती चली जाती है, जो कि नहाने के दौरान पानी के थ्रू आपके जिस्म पर भी पहुँच सकती है और बैड इम्पैक्ट कॉज कर सकती है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है आज वो ख़त्म हो गया।